दिनों रात हमारा ट्रेन का सफ़र इख्तिताम को पहुंच रहा है। ट्रेन, रेलगाड़ी, गड्डी, ये सब कुछ जो है इस्तारे हैं। ट्रेन इस्तारा है मौत का भी और हयात का भी। वो लोग जो ट्रेन में सवार हैं उनके आप चेहरे देखें, उन पर मुसर्रत है और आइंदा जो मंजिलें उनके सामने हैं वहाँ तक पहुँचने की कसक है, क्योंकि वहाँ उनके प्यारे और महबूब और रिश्तेदार उनके इंतज़ार में हैं। ये ज़िंदगी है। उधर हम जैसे लोग जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारे पास टिकट है और वन वे टिकट है और हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उस गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। ये मौत का इस्तारा है। मेरी एक छोटी सी बात है और वो ये है कि ये ज़िंदगी एक वन वे स्ट्रीट है। ये ज़िंदगी एक वन वे स्ट्रीट है। आप इसमें जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। ये जो बात मैं कर रहा था इस्तारों की, तो पिछले एक प्रोग्राम में मैंने वज़ीराबाद के करीब एक गांव है लवेरी वाला, जहाँ मेरी खाला जान रहती थी, उसका तज़किरा किया था। तो एक रोज़ खाला जान मुझे अपने एक अज़ीज़ खातून जो थी, बूढ़ी अम्मा थी, उनके घर ले गई और मैंने वहाँ पे देखा कि वो बूढ़ी अम्मा जो हैं वो चूल्हे के आगे बैठी हैं। कच्चे चूल्हे होते थे, वो हांडी पका रही हैं कुछ और बहुत खुश नज़र आती हैं। और सहन में एक निवाड़ी पलंग है जिसके ऊपर खेस बिछा हुआ है और उसके ऊपर तकिया है और तकिए पे क्रोशिए का काम है। तो खाला जान ने अम्मा से पूछा और कहा कि मासी, वो शब्बीर का इंतज़ार हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम था कि शब्बीर कौन है। तो अम्मा ने बड़े खुश होकर कहा, हाँ 4:30 बजे ट्रेन ने आना है वज़ीराबाद के स्टेशन में, 6-7 बजे तक पहुँच जाएगा, घोड़ी पे आएगा। तो मैंने उसके लिए ये पलंग भी बिछा दिया है, खाना बना रही हूँ जो उसका फेवरेट है, और फिर जब वो आएगा तो सीनी पे सजा के यहाँ रखूँगी और उसे देखूँगी। किस्सा कुछ यूँ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पंजाब में भर्ती हुई, बल्कि ज़बरदस्ती की भर्ती हुई नौजवानों की, जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया। हमारी जंग ही नहीं थी ना, हम तो बेचारे ग़ुलाम थे और ग़ुलामों का कुछ मतलब वो चारे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जंग में। तो उस नौजवान को भी भर्ती कर लिया गया। नंबरदार वगैरह भर्ती करते थे कि इतने 100 नौजवान आप दें, और उसके बाद जो जागीरदार थे वो कहते थे कि इतने हमारी तरफ से। इनकी जागीरें इसीलिए कायम हैं कि ये नौजवानों को सप्लाई करते रहे अंग्रेज़ों को, आर्मी के लिए। तो वो जो नौजवान था वो वहाँ पे गया, बर्मा के किसी महाज में मारा गया और बाकायदा उसकी इतला आई कि वो मारा गया है अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। लेकिन उस माँ के पास बहुत सारी कटिंग्स थी जो उसने मुझे दिखाई, अंग्रेज़ी अखबारों की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि ये अजीब व गरीब इंसिडेंट हो रहे हैं। कई लोगों को इतला मिलती है कि उनका बेटा मारा गया है, लेकिन वो जिंदा बच निकलता है, वो जंगल में छुपा हुआ था। तो उसकी माँ ये कहती थी कि मेरा बेटा वापस आएगा। सो मच सो कि उसका एक साथी जो था सोल्जर, उसने भी आके उनको बताया कि वो मेरे साथ था, उसके प्रख्चे उड़ गए और उसकी लाश भी नहीं मिली, वो मर गया है। लेकिन माँ ये यकीन ना कर सकी। उन दिनों कराची से एक ट्रेन चलती थी जिसमें फ़ौजी वापस आया करते थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 4-5 साल बाद की बात, और वो 4:30 बजे वज़ीराबाद के स्टेशन पर रुकती थी। वो माँ रोज़ाना उसका फेवरेट खाना पकाती थी, झाड़ू देती थी कच्चे फर्श पे, वहाँ पे निवाड़ी पलंग बिछाती थी, चादर बिछाती थी, सराहना रखती थी और उसका इंतज़ार करती थी। जाहिर है कि उस माँ के लिए ट्रेन जो थी वो ज़िंदगी का इस्तारा भी थी और मौत का भी। ख़वातीन, मेरी उम्र के लोग शायद जानते हों, 2 चीज़ें उस ज़माने में बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती थी। एक तो होती थी जंतरी। अच्छा, ये हर साल शाया होती थी और उसमें अजीब व गरीब चीज़ें होती थी। किस्मत का हाल होता था, हकीमों के नुस्खे होते थे, सितारों की कुछ होता था और मुख्तलिफ ज़ेवरात के वो मुख्तलिफ डिज़ाइन होते थे, कोई मिक्सचर सा होता था। और मुख्तलिफ कंपनियाँ जंतरियाँ छापती थी, जंजानी जंतरी और पता नहीं दाता जंतरी, इस किस्म की। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब थी वो थी रेलवे टाइम टेबल। जी हाँ, रेलवे टाइम टेबल। और वो हर पढ़े लिखे घर में होता था। तो हमारे खालू जान जो थे वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से रेलवे टाइम टेबल का मुताला करते थे। अच्छा, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म का था और वो हमें बताते थे कि देखो ये ट्रेन वहाँ से चली है, इसका क्रॉस वहाँ होगा और ये इतने बजे वहाँ पहुँचती है
और वहाँ से रवाना होकर समासटा पे रुकेगी। वो पूरा उनको पूरे पाकिस्तान की ट्रेन का जो था शेड्यूल वो याद था, और किस टाइम पे कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी वो आखिरी उम्र तक ट्रेनें ही उनके दिमाग में चलती रहीं। मेरा ख्याल है इन दिनों टाइम टेबल नहीं छपता, क्योंकि ट्रेनों के चलने का टाइम ही नहीं रहा। एक मरतबा मुझे साहिवाल जाने का इत्तफाक हुआ। साहिवाल शहर मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए भी कि वहाँ मजीद अमजद रहता था, और वहाँ कुछ दोस्त मुझे साहिवाल रेलवे स्टेशन पर ले गए। ये उनका कहना था, आप चेक कर लीजिए कि टेक्निकलिटीज़ का मुझे नहीं मालूम, उनका कहना था कि ये रेलवे का सबसे तवील तरीन प्लेटफॉर्म है पूरे एशिया में, और आगे पीछे 3-4 ट्रेनें इसके रुक सकती हैं। तो चेक करके मुझे बताइएगा कि इसमें हकीकत कितनी है। तो साहिवाल मुझे मजीद अमजद के हवाले से बहुत अजीज़। मजीद अमजद एक साइकिल पर, मेरी मानिंद खुद नगर तन्हा, ये सुराही में फूल नरगस का, वो तन्हा होते थे, उनकी साइकिल होती थी, और ऐसी ऐसी लाजवाब नज़में उन्होंने लिखी, ईरान तुरान की नहीं, इस धरती की, इस सरजमीन की। कभी पनवाड़ी के बारे में लिखते हैं, कभी जारोब कश के बारे में लिखते हैं, नरगस के बारे में थे जो एक्ट्रेस थे, और फजल महमूद के हवाले से ऑटोग्राफ, उनकी बुक, अपना वो जो नज़्म है बहुत ही मशहूर है। और उनका कोई ग्रुप नहीं था, कोई रसाला, कोई बैकिंग नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लम्हे मौजूद में जो बहुत बड़े नक्काद हैं, उनका भी ये कहना है कि मजीद अमजद उर्दू ज़ुबान का सबसे बड़ा नज़्म गो है। तो मुझे वो इसलिए भी अजीज़ है कि वो उसने मेरे दिल को ज़बान दी है। मैंने कोई ऐसी तहरीर नहीं लिखी जिसमें कहीं ना कहीं मजीद अमजद ना आ गया हो। एक खातून थी शालात, जर्मन टूरिस्ट थी, हड़प्पा देखने के लिए आई, मजीद अमजद से मुलाकात हो गई स्टेडियम होटल में, और वो बहुत ही शर्मीले से इंसान थे, तो उसके साथ घूमते फिरते रहे। उसके बाद वो चली गई कोयटे के रास्ते। तो उन्होंने वो लाजवाल नज़्म लिखी, म्यूनिख। बर्फ़ गिरती है, साज बजते हैं, बर्फ़ गिरती है, साज बजते हैं, शहर म्यूनिख में आज क्रिसमस है। और वो कोयटे तक गए उसका पता करने, क्योंकि वो डेस्परेट हो गए। जब वो गई है, वो एक दफ़ा उसे फिर देखना चाहते थे, तो उन्होंने एक कोयटे तक, और रेल पे गए, एक नज़्म लिखी, कोयटे तक। सदियों से राह तकती हुई घाटियों में तुम एक लम्हा आके हंस गए, मैं ढूंढता फिरा, और तुम फिर ना आ सकोगे बताना था सब मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। मजीद अमजद ने रेल के सफ़र के बारे में भी एक नज़्म लिखी है, और उनका मुशाहिदा ज़ाहिर है बहुत तेज़ था। इसका नाम ही है रेल का सफ़र। कहते हैं कराची को जाती हुई डाक गाड़ी, धुएं के समंदर में तैरा गाड़ी, मुसाफत को यूं तय किए जा रही है, सफ़र को गटागट पिए जा रही है। ये चटियल से मैदान, ये रेतों के टीले हैं जिन पर बिछे दूब के जरतीले, ये कपास की खेतियों की बहारें, ये डोडों को चुनती हुई गुलगदारें, घने बन की फुलवाड़ियों की तगोदो, और उन पर बगुलों की जुल्फों के परतों, और ये चली जाती है ये सहरा जो नज़रों को बरमा रहा है, मेरे साथ भागा चला आ रहा है। और आखिर में कहते हैं कशिश है, फसूं है, जाने वो क्या है। यही हम इस प्रोग्राम में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलगाड़ी में कोई कशिश है, कोई फसूं है, तो वो भी कहते हैं कशिश है, फसूं है, न जाने वो क्या है जो गाड़ी को खींचे लिए जा रहा है। मेरा खित्ताए नूरो रंग आ गया है, मेरा सुख भरा देश जंग आ गया है। जंग के रहने वाले थे। मैंने ट्रेनों के हवाले से अर्ज़ किया था कि एक कत्ल की ट्रेनें भी थी 1947 में, उधर भी इधर भी पूरी की पूरी ट्रेनें कत्ल कर दी गई, बच्चों औरतों समेत कोई एक शख्स जिंदा ना बचा। और लाहौर में भी एक ऐसी ट्रेन पहुंची थी अमृतसर से, इधर से भी एक ट्रेन उधर गई थी। तो खसो खाशाक ज़माने जो नावल है
मेरा, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है एक टिकट चेकर की, और वो टिकट चेकर इतना फर्जशनास है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन वो वर्दी पहन के चला जाता है कि मैंने टिकट चेक करने, और वहाँ जाकर वो जो ट्रेन है उसमें जाता है जिसमें लाशें पड़ी हैं, तो उस ट्रेन को देखकर उसके जो हैं, क्योंकि घूमा हुआ है वो, मतलब ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, और कोई भी शख्स जिसने इतना कत्ल गारत देखा हो वो सेंसेस में तो नहीं रह सकता। तो वो कहता है बेशक मैं घूमा हुआ टिकट चेक करूं, पर मेरी समझ में नहीं आता कि अगर उधर के लोग दीवाने हो गए हैं तो क्या ये ज़रूरी था कि इधर के लोग भी ना खून करने लगें। शायद मुझ पर वो ना बीती थी जो उन पर बीती थी। शायद अगर मेरी हामला बेटी के पेट में बर्छी घोंप कर उसका बच्चा निकाल लिया जाता और वो बर्छी की अनी में एक फड़कती मछली की तरह परोया होता, या मेरी माँ जी के डकरे कर दिए जाते, तो मैं भी उस ट्रेन के बच्चों और बूढ़ों पर पिल पड़ता। पर शायद मुझ में इतना हौसला नहीं, मैं शायद ये ना कर सकता। वो कहता है कि उस ट्रेन के किसी मुसाफिर का भी मैं टिकट चेक ना कर सका जिसमें लाशें पड़ी थी। आप ही इंसाफ कीजिए, मैं कैसे 300-400 मुर्दा हो चुके, या वो जिनके नरखड़ों में मौत का घुंघरू बज रहा था, उनसे कहता कि टिकट प्लीज। और मैं कैसे एक प्लेटफॉर्म पर अकड़े पड़े और उसकी माँ के दोनों हाथ कटे हुए बाजू अभी तक उसे अपने घेरे में लिए हुए थे, उस बच्चे की लाश से झुककर अपनी कैब दुरुस्त करते हुए ये कह सकता था कि तुम भी बेटिकट सफ़र नहीं कर सकते, तुम्हारा टिकट आधा है, लेकिन तुम तो मर चुके हो, मैं तुमसे कैसे टिकट मांगूं। कहानी मुख्तसर। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म हमारे अदब में भी, फिल्मों में भी आप देखेंगे कि बहुत एक इफ़ेक्टिव मीडियम है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको इजाज़त फिल्म दिखाई, दिल से के मंजर दिखाए, और भी बहुत सारी फिल्में। तो एक मुझे मंजर याद आता है, लेकिन इस हवाले के बाद मैं उसका तज़किरा करूँगा कि जोश ने भी ट्रेन के ऊपर एक नज़म लिखी या शेर लिखे, और ये कोट किए हैं रज़ा अली आबदी ने रेल कहानी में। रेल कहानी एक्चुअली चूँकि BBC के लिए लिखी गई, इसमें वो अफेक्ट नहीं है क्रिएटिव, एज ए किताब नहीं लिखी गई, स्क्रिप्ट है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो उन्होंने जोश का शेर कोट किया है कि मुड़कर जो मैंने देखा उम्मीद मर चुकी थी, पटड़ी चमक रही थी, गाड़ी गुजर चुकी थी, कोई महबूबा थी वो गुजर गई। और उसके साथ ही एक और उनका कथा है, कहते हैं दमकाई है सूरज ने अभी निस्फ जबी, सूसन है फिजा फर्श ज़मी है नसरी, पटड़ी पे जो गलता है ये नन्ही सी किरण, डरता हूँ कि रेल से न कट जाए कहीं। अच्छा, ये पटड़ी से कट जाने वाला सिलसिला मुझे एक और याद आ गई कि बचपन में हम जाते थे स्टेशन पे, और ट्रेन की पटड़ी पर एक पैसे का सिक्का, वो जो मोरी वाला होता था, वो रख देते थे, और ट्रेन गुजर जाती थी तो वो बहुत बड़ा हो जाता, और वो फिर हम सिक्के जमा करते थे। इसके अलावा इसमें एक और, मैं तो उन शायर को नहीं जानता था, को अंजम रहबर हैं, उनकी नज़म उन्होंने कोट की है कि रेल चली है जीवन की छक 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 छक, और छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। ये अगेन वही फना का जो संदेश है। और ट्रेन के बारे में मेरी एक बहुत फेवरेट किताब है रेल की सीटी, और मेरा ख्याल है कि ये इंस्पायर हुआ है वही मुनीर का शेर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। तो ये महराज साहब हैं एक, जी हाँ, हसन महराज, और हमने कोशिश की उनसे रब्ते की, वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं, वरना उनकी जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स टाइप हैं, उनमें बेशुमार इंफॉर्मेशन, तारीख़ी भी और बहुत फ़िलोसफिकल अंग में वो लिखते हैं, तो मुझे वो पसंद आई। एक और बहुत मशहूर हुई थी किताब जिसका नाम था द ग्रेट ट्रेन बाज़ार, पॉल थोरो की, या थ्रू जो भी कहते हैं। वो ठीक थी, मतलब कि हम जैसों के लिए वो ठीक ही थी, क्योंकि इन खित्तों का तज़किरा था, और उसमें मौसूफ लाहौर आते हैं, फ्लैडीज़ होटल में ठहरते हैं, तो वहाँ दरबान देख के, क्योंकि दाड़ियाँ, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे सिख दरबान थे। हालांकि पाकिस्तान में सिख दरबान मतलब है कि जो बाहर से टूरिस्ट आता है
उसकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है हम जैसी नहीं होती। इसी तरह BBC के एक साहब हैं, उन्होंने ट्रेनों का सफ़र किया, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ की। एक फिल्म बनी थी, आपने भी देखी होगी, डॉक्टर जिवागो, बोरिस पेस्टरनॉक का नावल था। नावल से ज़्यादा इफेक्टिव वो फिल्म थी, क्योंकि उसमें थे उमर शरीफ थे, जूली क्रिस्टी बड़ी बागड़ बिली किस्म की खातून, और जेरल्डाइन चैपलिन, ये चार्ली चैपलिन की बेटी थी। तो चार्ली चैपलिन का बेहतरीन दोस्त था यूजीन ओनील, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट था, और जिस बच्ची को वो गोद में खिलाया करता था, जब वो जवान हुई तो उसने कहा कि मैंने चार्ली से शादी करनी है। तो चार्ली ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें गोद में खिलाता रहा हूँ। अच्छा, यूजीन ओनील ने नहीं कहा कुछ भी। बाहर तौर ये है कि उसने इंसिस्ट किया कि मैंने तुम्हारे साथ, ऊना मेरा ख्याल उसका नाम था, कि मैंने चार्ली अंकल के साथ शादी करनी। तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत चेमगोइयाँ हुई थी, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता था। मेरा ख्याल चार्ली को 70-75 बरस के थे, लेकिन उन्होंने ऊपर तले ऊना से को 5-6 बच्चे पैदा किए, और हर बच्चे के ऊपर चार्ली की बाकायदा छाप थी, यानी उसी तरह दांत थे, उसी तरह मुस्कुराहट थी। तो जेरल्डीन जो थी, जेरल्डीन चैपलिन, उसकी भी बहुत मुशाबत थी चार्ली चैपलिन से। फिल्म डॉक्टर जिवागो बनी, और उसमें बहुत कुछ है जिसका तज़किरा किया जा सकता है, लेकिन एक मंजर मुझे याद आता है, क्योंकि रूस जो है वो बर्फ़ के बगैर नामुकम्मल, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपोलियन का भी जो बुरा हाल हुआ था वो रूस की बर्फ़ ने किया था। हिटलर भी जो था तूला के कस्बे तक चले गए थे, मास्को के सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जर्मन चले गए थे, और सर्दियां शुरू हो गई थी, उनको भी वापस आना पड़ा था। चुनाचे जब तक आप बर्फ़ नहीं दिखाते, वो रूस का जो क्लासिक कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल नहीं होता। तो उसमें एक मंजर है कि एक बर्फ़पोश पूरा वो है, सिनारियो है, लैंडस्केप है, और उसमें एक गाड़ी चली जा रही है। हमारे यहाँ एक ऐसा नायाब शख्स है जो मुझे बहुत अजीज़ भी है, मैं उसको एडमायर भी करता हूँ, उससे इंस्पायर भी होता हूँ। मलिक इरफान इनका नाम है। 40 बरस इन्होंने दियार गैर जिसको कहते हैं वहाँ गुजारे, और कभी अलास्का की -50 में काम कर रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क में हैं, कभी अर्जेंटीना जा रहे हैं कि स्टेक्स बड़ी अच्छी मिलती हैं, फिर वहाँ से अफ्रीका चले गए, वहाँ पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, अफ्रीका से तंग आ गए तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, पता नहीं कैंगरूज का कारोबार करते रहे। उसके बाद ख़ास तौर पे जमा जत्था कुछ नहीं किया, जो आया वो ट्रेनों के सफ़र पे सर्फ कर दिया। मास्टर्स किया इन्होंने फ़िलासफ़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन इनकी शख्सियत जो है उसमें थोड़ा बहुत जुनून है, और आप जानिए कि हम भी थोड़े से जुनूनी हैं, लेकिन जो जुनून खेज़ी इनमें है वो हम में नहीं है। मलिक इरफान साहब, खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में, बल्कि आपके प्रोग्राम में। आपको इसलिए बुलाया कि आपने बाकी तो आवारागर्दी की सारी, लेकिन ट्रेन के भी बहुत सारे सफ़र किए। तो ट्रेन का आप कहते हैं कि उसकी जो होती है नगमगी, उसके ऊपर आप फैसिनेट हो गए। क्या है उसमें, ट्रेन में क्या खासियत? ट्रेन मेरा ख्याल है हर एक को फैसिनेट करती है, बच्चा बूढ़ा, ट्रेन जा रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी दे रहे हैं, जब तक जाती नहीं है लोग उसको देखते रहते हैं। तो आपने बहुत तवील सफ़र भी किए, मतलब आपने वो ट्रांस मंगोलियन किया फ्रॉम बीजिंग टू उलान बातर। वो बीजिंग से उलान बातर एंड देन उलान बातर से मॉस्को। अच्छा, लेकिन ये अब आप बीजिंग से जब गए हैं उलान बातर, जी, तो ये मंगोलिया है ना? हाँ जी। उसकी लैंडस्केप कैसी? वो पहले तो आ जाता है, वो डेजर्ट आया था, गोबी था, लेकिन जो सबसे लंबा था सफ़र वो था व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को। अच्छा, मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ ख़वातीन हज़रात कि हम बचपन से पढ़ते आए, हमारी निसाब की किताबों में था कि
कि द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड इज ट्रांस-साइबेरियन, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। लेकिन मलिक साहब ने व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक सफ़र किया, यानी वापस आया। तो हम मलिक साहब से पूछते हैं कि जिस तरह यूजुअल कहते हैं ना कि आपके तसरात क्या थे इतने लंबे ट्रेन जर्नी के दौरान। जनवरी का महीना था, हाँ, आले दुआले बर्फ, अकेला बैठा हूँ, साथ कोई कंपेनियन भी कोई नहीं था। तो बस ट्रेन जा रही है, बाहर -40-45, तो अंदर टी शर्ट में बैठे हैं, ट्रेन जा रही है। और वो बाद दफ़ा यूँ लगता था, इतना वो बर्फ़ और वो साथ वो फॉग वगैरह होती थी, लगता था ये गायब हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन 7 दिन बाद मंजिल जब आई, तो जब मॉस्को में उतरा रेलगाड़ी से, तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं बेघर हो गया हूँ। अच्छा, वो भी 7 दिन वो मेरा घर था। हाँ। पालो कोएल्हो ने एक किताब लिखी है अलिफ, और अलिफ का जो सारा है सिनारियो वो ट्रांस-साइबेरियन जो एक्सप्रेस से ट्रेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, रास्ते में कौन कौन सी मुकामात आप कहते हैं ना बर्फ जमी हुई थी? जी जी, रास्ते में कई आते हैं शहर, वो अब कईयों का तो मुझे नाम भी नहीं याद, लेकिन जो मशहूर हैं, जो डॉक्टर युवागो में वो जाते हैं ना, वो यूरॉल माउंटेन्स क्रॉस करके, तो उसको वो अपने बच्चे को बताता है, वो देखो वो यूरॉल, वो छोटे बच्चे को। तो फिर वो जाते हैं वो यारकेतरिनबर्ग। कहाँ पे? यारकेतरिनबर्ग। अच्छा, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो जार वगैरह को भी उधर ले जाके इन्होंने कैद किया था, फिर उसको गोली मार दी थी। अच्छा, ये रास्ते में आते हैं ट्रांस-साइबेरियन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये गुजरती है, फिर वो उधर लेक बिकाल, अच्छा, उसके जो जुनूबी उसका कोना है, उससे फिर यूं साथ अच्छा, कितना अरसा लेक, क्योंकि कहते हैं कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील नहीं बल्कि समंदर है। जी जी, वो लंबाई उसकी काफ़ी ज़्यादा है और गहराई तो खैर पता नहीं है, लेकिन वो जो उसका किनारा है ना, उसके ये जाती है कोई, मेरा ख्याल है 3-4 घंटे उसके यूँ साथ चलती रहती है। अच्छा, कोई दोस्तियाँ भी बनी? नहीं, कुछ नहीं, तो मैं जहाँ पे उतरते थे स्टेशनों पे, दीदी, तो कई लोगों को तो खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाती हैं हर स्टेशन पे। वो तो रेलगाड़ी भी होती थी, वो यही होता था, कुछ ताश वगैरह खेल ली ये। अच्छा, को अपनी तरफ से बना के पेश कर दें। नहीं, जब हुआ ही नहीं तो। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन से, मतलब कोई ट्रांस-साइबेरियन की और जो आप कहते थे ना कि उसकी जो हरकत है जिस तरह माँ की गोद में, वो जब रेलगाड़ी जा रही होती है ना, तो उसकी वो जो होती है रटटट रटटट रटटट, वो आपको सुला देती है, जैसे माँ बच्चे को लोरी नहीं दे रही होती है, वो खटोली में पंगूड़े में डाल के, तो जब तक वो लोरी दे रही होती है, पंगूड़ा हिल रहता है, बच्चा केस मार के सोया होता है, फिर जब वो रुक जाता है फिर वो एकदम उठ जाता है। तो इस तरह ही रेलगाड़ी में था, जब तक वो आवाज़ आती रहती थी तो नींद आई रहती थी, नींद उस तरह की नींद नहीं, लेकिन तो जब वो ख़त्म होता था तो फिर एकदम उठ जाते थे कि ये क्या हुआ है, फिर जब शुरू होता था वही सिलसिला चलता रहता, 7 दिन इस तरह ही होता रहा। अच्छा, वो खाने पीने का क्या बंदोबस्त? खाना पीना अंदर डाइनिंग कार। अच्छा, दीदी, और अगर ना भी हो तो आप वो कुछ फासले के बाद कोई 10-15 मिनट का पड़ाव होता है, तो उधर आप चीज़ें वगैरह खरीद लें। मतलब किस किस्म की खुराक खरीदते थे आप लोगों के खाने वाली नहीं है? अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, और पीने वाली भी नहीं है? जी। अच्छा, तो वो मतलब है कि क्योंकि आम तौर पे जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि ट्रेन की दोस्ती जो है नापायदार इसलिए होती है कि वहाँ पे बड़े वादे वईद किए जाते हैं कि कराची में मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन मिलता कोई नहीं। एड्रेस वगैरह, ये टेलीफोन नंबर कुछ भी नहीं होता है, इवन के मियाँ बीवी तलाक़ां हो जाती। क्यों? जो सफ़र कर रहे होते हैं उसकी लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उसकी क्या वजह? नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते, 7 दिन कौन करेगा। अच्छा, म्यूजिक का भी आपको शगफ है? क्लासिक म्यूजिक भी सुनते हैं यूरोपियन? कौन सी म्यूजिक सुनते हैं? ये बीथोवेन, चाइकोव्स्की। अच्छा, चाइकोव्स्की तो है रशियन। अच्छा, को ख़ास उनकी धुनें?
उसकी सिम्फनी नंबर 6। अच्छा, इसकी बेथोवन की? नहीं, ये चाइकोव्स्की की। तो हाँ। ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो उसके थोड़ी देर बाद वो मर गया था। कहते थे कि ये उसका वैक्यूम है। लाइक अच्छा, उसकी कोई धुन आपको याद? हाँ, नहीं, वो शुरू होती है इस तरह। हाँ। रा, 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 दे, 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 दन, 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 दन। हाँ, वाह। मस्त है। और मेरा प्रोग्राम है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैंने 3-4 दिन बाद मर जाना है, हाँ। तो मैंने वो सोचा हुआ है कि मैंने क्या क्या सुनना है। अच्छा। उनमें से एक ये भी है। अच्छा। एक ये है और एक बीथोवेन है, उसकी सिम्फनी नंबर 9। अच्छा। फिर कार्ल ऑर्फ का है फॉर्चूना वो। अच्छा। और एक दो शायद कोई सितार वगैरह, शायद जिस दिन पुलाव वगैरह पकाया तो फिर सितार सुन लेंगे। अच्छा, आप मतलब आपने प्लान किया हुआ है कि अगर 3 दिन आपके पास हैं, 3-4 दिन हैं, तो भाई क्या क्या खाना है, क्या क्या सुनना अच्छा, है। खाना क्या क्या? वो डिपेंड करता है कि भाई अगर ये म्यूजिक है तो उसके साथ ये चलेगा। अच्छा, ये म्यूजिक के साथ खाना? हाँ जी। मसलन किस अगर तरह? आलू गोश्त है, पुलाव आएगा, तो फिर जारी बात है वलायत अली खान साहब का कोई राग हाँ। बेरवी शेरवी। अच्छा, अब और अगर स्टेक वगैरह या फिश? वो फिर कोई वेस्टर्न। वेस्टर्न, बेथोवन, दे मूनलाइट सोनाटा। ठीक ही है वो। ठीक है, वो हम जैसों को समझ में आ जाता है, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। तो अच्छा, आपने शादी भी तो नहीं की? शादी नहीं की, रिश्ता ही कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ। वो मुझे अल्ताफ फातिमा याद आती है। एक दिन मेरी बेगम ने उनसे पूछा कि आपने शादी नहीं की? तो तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इनकार नहीं था, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। वही बात। तो यही आपके वही साथ? बात की कभी नहीं किसी ने आके कहा कि जी मुंडा बाहर है, चलो कुड़ी। नहीं, तो वहाँ भी कोई मतलब है कि लोग- गर्लफ्रेंड थी, वो फिर कुटी हो गई थी उसके साथ। कुटी हो गई उसके साथ, अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी नहीं लगी थी। हाँ। गलती मेरी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जालमों में से मैं था। अच्छा, आप लेकिन- बेवफा हो गए? हाँ, बस वो नहीं, बेवफा नहीं, बस वो तबीयत लाओ वाली सी ना। हाँ। एक जगह वो कि टिक के नहीं नहीं रह रहना, ये तो फिर हर और चतिया कभी। हाँ, खोंटे से बंधा रहे। हाँ, हाँ। तो बस फिर कुटी हो गई। अच्छा, आपको ख्वाहिश है किसी ट्रेन पे जाने की? तकरीबन सारी हो गई हैं। हाँ। जितने जितने थे, अमेरिका सारा, कनाडा, अफ्रीका, जापान, पूरा यूरोप, ये ट्रांससिबेरियन मंगोलिया वगैरह। सर मुझे एक है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान ज़रूर जाऊँगा। अच्छा वहाँ की रेलगाड़ियाँ। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है दुनिया का रेलवे। जी जी। दिनों दरअसल मैं जब मुझे मॉस्को यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया लेक्चर्स के लिए, तो मेरी फरमाइश थी कि मुझे जो टॉल्स्टॉय की आबाई रियासत है, यासनाया प्लोजाना या समथिंग, अच्छा। वहाँ मैं जाना चाहता। चुनांचे मैं वहाँ गया, रास्ते में वो टूला का कस्बा था, तकरीबन 2 घंटे की मुसाफिर थे। मैं तफसील से नहीं बयान करूँगा क्योंकि मेरा इरादा है कि टॉल्स्टॉय के ऊपर हम एक अलहदा से एक प्रोग्राम करें। मुख्तसर ये कि वहाँ पे टॉल्स्टॉय का घर देखा और उसका कमरा भी देखा जहाँ पे वो बैठ के लिखता था, वो लिबादा भी देखा जो पहनता था, और उसके अलावा उसका जो स्टडी रूम था वो भी। और ख़ास तौर पे मुझे फैसिनेट किया, एक दरख्तों की 2 रोया कतार थी और उसमें हमें बताया गया कि वॉर एंड पीस में जो फला मंजर है, जो प्रिंस एंड्रयू है जब वो घोड़ा दौड़ाता हुआ जाता है, तो टॉल्स्टॉय ने इसको बयान किया है। टॉल्स्टॉय जो था वो बहुत अच्छा था, तरखान बहुत अच्छा था। उसने अपना पूरा बरामदा खुद बनाया था, अपना एक बेंच था उसने बनाया बिर्च का। तो मुझे याद है कि जब मैं उस बेंच पे बैठा
तो मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मुन्ना यार ये अजीबोगरीब बेंच बनाया उसने, ये तो ऊंचा बनाया इतना। तो उसने कहा कि तुम देख नहीं सकते कि टॉलस्टॉय का कद तुमसे 1.5 गुना ज़्यादा, बहुत टॉल बंदा। तो उसने अपने हिसाब से बनाया। तो वहीं पे उसकी कब्र जंगल में। अच्छा। और मैं कुछ देर बिल्कुल तन्हा रहा, बारिश हो रही थी और कच्ची कब्र है। उसने वसीयत की थी कि मेरी कब्र कच्ची रखी जाए ताकि उस पे मौसमों का असर हो, बर्फबारी हो तो मुझे महसूस हो, और जब खिज़ां हो तो पत्ते उसके ऊपर गिरे, और जब बाहर आए तो वो जिस तरह मजीद अमजद ने कहा था कि मेरी लहद पे खिलें जावेदां गुलाब के फूल, तो उसके ऊपर भी कुछ फूल थे और वही याद आता था कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। तो वो वहाँ पे फूल वो मैंने कुछ लिए और मैंने वो भेंट किए। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ ट्रेन की बात। रात को वो उठता है और उस वक्त वो पढ़ रहा था ब्रदर्स कामाज़ोव, दोस्तोयेवस्की उसका फेवरेट ऑथर था। वो किताब उसी तरह उसके बेडरूम में रखी है। और उसके बाद वो एक ख़त लिखता है अपनी नौजवान बीवी के नाम कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि मैं इतनी शानदार ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ और खलकत जो है वो भूखों मर रही है, और वो किसान जो है उनको रोटी नहीं मिलती, इसलिए गया था। तो वहाँ से वो अपना जो साइज था वो पास ही झोंपड़ा है, वो जाके देखा मैंने। वहाँ से उसने घोड़ा गाड़ी ली, स्टेशन गया, स्टेशन से उसने गाड़ी ली, उसका पर्सनल डॉक्टर भी उसके साथ था। उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ जाना है। फाइनली उसका निमोनिया आ गया, रास्ते में पहुंचा नहीं, और एक स्टेशन पे कहते हैं कि पूरी दुनिया को खबर हो गई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो तन्हा वहाँ पे मर गया। 6:25 पर मरा। और टॉलस्टॉय के पूरे घर में जितनी घड़ियां हैं वो 6:25 पर रोक दी गई थी। और वो स्टेशन जो है एज ए नेशनल एसेट उसको प्रिजर्व कर लिया गया कॉर्डन करके, और एक और स्टेशन बनाया गया, गाड़ी वहां से गुजरती है। ये एक म्यूजियम है। हाँ, इसके अलावा आखिरी बात जो है वो ये है कि रशिया का जो जहाँ पे ये खजाना वगैरह रखते हैं, वॉल्ट्स अपना, टॉलस्टॉय की तमाम जो मुसव्वदात हैं ओरिजिनल वहाँ पर महफूज, यानी वो कंसिडर करते हैं कि हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं उनसे ज़्यादा कीमती है मुसव्वदे। बात रूस में ही रहे, टॉलस्टॉय से हम आते हैं ऐना कारनीना की तरफ। बहुत सारे नक्काद हैं जो ये कहते हैं कि ऐना कारनीना बड़ा है वॉर एंड पीस से। लव स्टोरी तो कहते हैं ना कि बेस्ट लव स्टोरी, ये सबसे टॉप लव स्टोरी वही है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बड़े ऑथर होते हैं उनका मुआवजा नहीं होता उनके वर्क्स का, वो सभी बड़े होते हैं। तो ऐना कारनीना की भी मुख्तलिफ फिल्में बनी, बड़ा चैलेंजिंग ये नावल है, और उसमें 2 सीन ऐसे हैं जो हर डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज होते थे कि भाई इसमें वो कितना कमाल दिखाता है, जो पहले शूट हो चुका है उससे कितना वो मुख्तलिफ और क्रिएटिव होता है। एक तो उसमें वॉल्स का सीन, जब ऐना जो है वो ह्यूज वॉल्स का रक्स हो रहा है और उसमें शरीक होती है, और एक है ख़वातीन हज़रात ऐना की मौत का मंज़र। ऐना जो है वो बिल्कुल मायूस होके अपने इश्क से भी सोसाइटी से भी वो रेलवे स्टेशन जाती और वहाँ पे ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर लेती। ये मंजर जो है ये भी मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में ये फिल्माया और बहुत ही इफेक्टिव है। तो ट्रेनों का सफ़र ख़त्म होता है ऐना कारनीना की डेथ पर।